नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू के बारे में, उसकी न्यू टाइप के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में ही आप सभी के लिए वन शॉट क्लास आ चुकी है। और इसके साथ में ही बात करें, ओल्ड पेपर सोल्यूशन की क्लास आ चुकी है, गेस पेपर की क्लास आ चुकी है। तो अगर किसी भी साथी ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो अभी जाके वो क्लास देखिएगा। और इसके बाद में अपन चलते हैं आज न्यू टाइप सॉल्यूशन और एमसीक्यू क्वेश्चन के जरिए, क्योंकि अपन बात करते हैं न्यू टाइप के भी अपने क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। और इसके साथ में बेटा इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, वो सारी चीजें क्या करनी है, व्हाट्सएप मैसेज करनी है। तो जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी को क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है इन नंबरों पर, और इसके साथ में ही ज्वाइन होना है व्हाट्सएप के साथ में। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वन बाय वन अपन बात करेंगे। सबसे पहला अपना ये पेपर अपन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने में कि सारीय मृदाओं में निम्न प्रकार की कौन सी एल्गी पाई जाती है। जो सारीय मृदाएं हैं उन सारीय मृदाओं में कौन सी एल्गी पाई जाती है। ऑप्शन में है कि ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पीली एल्गी पाई जाती है, हरी एल्गी पाई जाती है, या डाइटम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सारीय मृदाओं की बात हो रही है तो अपन सारीय मृदाओं की बात करें बेटा, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। बात करते हैं तो क्या पाई जाती है, नील हरित शैवाल पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सा सूक्ष्म जीव करता है। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं किसमें, एजोला में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य है वो कौन सा सूक्ष्म जीव करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। ऑप्शन है फ्रेंकिया, डाइटम, एनाबीना, ग्लोमस। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। इसके साथ में ही अपन बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना। क्या हो जाएगा बेटा, एनाबीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है गोबर की खाद के पोषक तत्व की उपयोग दक्षता होती है। मतलब जो गोबर की खाद है उसमें अपन बात करें पोषक तत्व की उपयोग दक्षता क्या है, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी क्या है। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी क्या है, 5% है, 10% है, 20% है, या 30% है। बताइएगा किस में पूछ रहा है बेटा, ये कहीं ना कहीं गोबर की खाद में पूछ रहा है। तो गोबर की खाद में आपको क्या बताना है, पोषक तत्व उपयोग दक्षता बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कहीं ना कहीं 10%। क्या होगा बेटा, 10% कहीं ना कहीं क्या है, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी, 10% आ जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वास्तविक जैव उर्वरक का नाम क्या है। क्या बताना है बेटा, वास्तविक जैव उर्वरक का नाम बताना है कि वास्तविक जैव उर्वरक के नाम से किसको जाना जाता है, राइजोबियम को जाना जाता है, एजोटोबैक्टर को, पीएसबी को, या हरी खाद को। किसको, रियल बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं, रियल बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा कौन सा होगा। अगर इसमें आपका जवाब आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है सेकंड, मतलब एजोटोबैक्टर, तो बेटा आप सभी का करेक्ट जवाब है, कहीं ना कहीं सही जवाब है एजोटोबैक्टर। क्या हो जाएगा बेटा, एजोटोबैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट आता है कि मृदा में फास्फेट को उपयोग में लिए जाने वाले कहीं ना कहीं परिवर्तन का कार्य निम्न सूक्ष्म जीव के द्वारा करते हैं। मतलब मृदा में जो फास्फेट जमा है उसका उपयोग करना है, तो उसका उपयोग करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इसमें केचुए का प्रयोग करते हैं, राइजोपस का करते हैं, या पीएसबी का करते हैं, या ट्राइकोडर्मा का। बेटा अपने को पता है फास्फोरस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फास्फोरस की बात कर रहे हैं। तो फास्फोरस की कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो बेटा फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया अपन काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया, मतलब पीएसबी इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि एक फलों वाले पेड़ के जिस केचुए की खाद की निम्न सिफारिश की जाती है। मतलब फल वाले पेड़ में केचुए की खाद कितनी सिफारिश की जाती है कि इतनी अपने को केचुए की खाद देनी है फल वाले पौधे में। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें 2 से 3 किलोग्राम हो जाएगा, इसके साथ में 3 से 4 किलोग्राम हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, या फिर 8 से 10 किलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब कितनी सिफारिश की जाती है कि इतनी देनी चाहिए। तो बेटा एक फल वृक्ष जो होता है उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 किलोग्राम देनी चाहिए। उसमें 2 से 3 किलोग्राम क्या देनी चाहिए बेटा, केचुए की खाद देनी चाहिए। किसकी देनी चाहिए बेटा, केचुए की खाद देनी चाहिए। कितने देते हैं, 2 से 3 किलोग्राम अपन यूज करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है केचुए की जल की मात्रा को सहन करने का विस्तार है निम्न। 20 से 80% है, 30 से 70%, 40 से 60 है, या फिर 10 से 50 है। कितना है जो कि अपन बात करते हैं केचुए की जल की मात्रा को सहन करने का। केचुए को अपन बात करते हैं तो जो जल की मात्रा है उस जल की मात्रा को सहन करने का विस्तार कितना है। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 80%। क्या हो जाएगा बेटा, 20 से 80% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने, भारत में जैविक उत्पादन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी या आरंभ की गई थी। जैविक उत्पादक योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी बेटा। इसमें एक ऑप्शन आपके पास में 2000, इसके साथ में ही एक आपके पास में 2001, 2003, 2004। तो इसमें जो भी साथी जवाब दे रहे हैं 2001, क्या जवाब दे रहे हैं बेटा, जो भी साथी बी जवाब दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएचबी की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कौन सा आदेश है। IS 91 और इसके साथ में 38 है, से लेकर कहीं ना कहीं कितने हो जाएंगे, 1979 हो जाएंगे, या इसके साथ में 8268 से लेकर 1986 हो जाएगा, या 1000 अपन बात करते हैं इसमें हो जाएगा अपने 14807 से लेकर 2000 हो जाएगा, या इसके साथ में कौन सा है आपको ये बताना है। आदेश की बात है बेटा, ये वैसे काउंटिंग नहीं है कि काउंटिंग समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 8268-1986, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट में निर्माण की 15 दिन अवधि में, 15 दिन अवधि में कम से कम निम्न राइजोबियम की संख्या पाई जानी चाहिए। कितनी राइजोबियम की संख्या पाई जानी चाहिए, ये कहीं ना कहीं 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, कितनी पाई जानी चाहिए, बताओ बेटा, बताओ। देखिए जल्दी से बताओ कि क्या इसका राइट आंसर होगा। अपन बात करते हैं 10 की पावर 8, क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 की पावर 8 जीवित राइजोबियम में ग्राम संवाहक सूखे पर आधारित होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है, मृदा में जमा जो फास्फोरस है, मृदा में जो फास्फोरस जमा हुआ है, फिर फास्फोरस के जैव उर्वरक के द्वारा घुलनशील बनाया जाता है। इसी न्यू टाइप में कहीं ना कहीं दूसरी बार क्या हो चुका है बेटा, रिपीट हो चुका है। अपन बात करते हैं कि जो फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाला है ना, वो पीएसबी है। क्या है, पीएसबी है। फुल फॉर्म लिखो, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया, या फिर अपन बात करते हैं फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो पीएसबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय के गोबर व कृषि अपशिष्ट की प्रारंभिक सड़न गलन कितने दिन तक करनी चाहिए, कितने दिन तक करनी चाहिए, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा 15 से 20 दिन तक। क्या हो जाएगा बेटा, 15 से 20 दिन तक करनी चाहिए। कितना हो जाएगा, 15 से 20 दिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, केचुए की गतिविधि के लिए कहीं ना कहीं उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। केचुए की गतिविधि के लिए अपन बात करें कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। केचुए के लिए अपन ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं
नेक्स्ट अपने पास में आता है, और नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा अनाज वाली फसल के लिए। अनाज वाली फसल के लिए केचुए की खाद की मात्रा कितनी टन प्रति हेक्टेयर सिफारिश की जाती है। अपन बात करते हैं कोई अनाज वाली फसल है तो उसके लिए केचुए की मात्रा अपन कितनी लेते हैं, तो 5 से 10 टन, 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं, इसकी सिफारिश करते हैं कहीं ना कहीं अनाज वाली फसलों के लिए। फिर इसके बाद में आता है अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जैव उर्वरक काम में लेते हैं। अनाज वाली फसलों के लिए बात कर रहे हैं बेटा, किसके लिए बात कर रहे हैं, अनाज वाली फसलों के लिए। अपन बात करते हैं कि जो बाकी होते हैं जैसे कि दलहनी फसलें होती है, तो दलहनी फसलों में क्या यूज में लेते हैं, दलहनी फसलों में कहीं ना कहीं अपन यूज में लेते हैं, बात करते हैं तो राइजोबियम वगैरह यूज में लेते हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं अनाज वाली फसलें हैं। क्या है बेटा, अनाज वाली फसलें हैं, तो अनाज वाली फसलों में क्या लेते हैं, एजोर स्पिरलम, एजोस्पिरिलम, और इसके साथ में एजोटोबैक्टर। क्या लेते हैं, एजोटोबैक्टर। तो मेनली क्या लिख देना, एजोटोबैक्टर लिख देना। क्या लिख देना बेटा, एजोटोबैक्टर लिख देना कि एजोटोबैक्टर यूज में लिया जाता है, प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद में आता है राजस्थान में जैविक उत्पाद के लिए प्रमाणीकरण संख्या को के नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, जवाब दीजिएगा बेटा। जो प्रमाणीकरण संस्था होती है उस संस्था को किस नाम से जानते हैं, RSOCA। किस नाम से जानते हैं उस संस्था को, RSOCA के नाम से जानते हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं, राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद में आता है केचुए की खाद बनाने में केचुए की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, आइसिनिया फोइटिडा। अरे कौन सी काम में लेते हैं, आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा क्या लेते हैं बेटा, यूज में लेते हैं। किसके लिए यूज में लेते हैं, कहीं ना कहीं केचुए की खाद बनाने के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं बेटा, केचुए की खाद बनाने के लिए काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट आता है BZA को किस नाम से जानते हैं, BZA को किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, या बात करते हैं तो नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये तो फुल फॉर्म हो गई। एक और अगर यहाँ पर अपन वो भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म नहीं पूछा बेटा अपने को कि ये किस नाम से जानते हैं, तो इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है फ्रेंकिया सहजीवी सूक्ष्मजीव। फ्रेंकिया क्या है बेटा, फ्रेंकिया, और इसके साथ में फ्रेंकिया क्या है, अरे फ्रेंकिया क्या है, कहीं ना कहीं एक्टिनोमाइसिटीज। क्या हो जाएगा, फ्रेंकिया एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज, एक्टिनो एक्टिनो माइसिटीज सहजीवी सूक्ष्मजीव है। ठीक है, इसके बाद में आता है केचुए की खाद बनाने के लिए काम के लिए कहीं ना कहीं केचुए की आयु कितनी होती है, केचुए की आयु कितनी होती है, तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा 60 से 90, 60 से 90 दिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने 2019-20 का आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है उर्वरक निर्माण में नत्रजन का स्रोत। मतलब अपन जब भी उर्वरक बनाते हैं, अपन जब भी फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो फर्टिलाइजर के लिए जो नाइट्रोजन अपन लेते हैं ना, वो नाइट्रोजन कहाँ से आती है, वो नाइट्रोजन कहाँ से आती है, तो इसमें ऑप्शन है अपने पास में खदान लवण से, इसके साथ में ही पौधों के अवशेष से, इसके साथ में हवा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा एयर से लेते हैं, हमेशा किससे लेते हैं, वायु से लेते हैं। इसके बाद में आता है महुआ पिंड। क्या है, महुआ पिंड स्थूल खाद है, इसके साथ में कंपोस्ट खाद है, पशुओं के द्वारा खाई जाने वाली है, या फिर इसके साथ में पशुओं के द्वारा न खाई जाने वाली है। तो बेटा ये क्या है, ये इसकी बात करते हैं, ये एक बार क्या होती है, मतलब खली होती है, पर ये पशुओं के द्वारा न खाई जाने वाली है, मतलब इसको पशु नहीं खाते हैं, इसको पशु नहीं खाते हैं, तो पशुओं के द्वारा न खाई जाने वाली है, कौन सी है बेटा, पशुओं के द्वारा न खाई जाने वाली क्या है, खली है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने एसएसपी का विनिर्माण है,
एसएसपी किसके साथ में विनिर्माण होता है, अपन बात करते हैं एसिडिफिकेशन होता है रॉक फॉस्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। एसिडिफिकेशन होता है किसके साथ में, रॉक फॉस्फेट का होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। किसका, रॉक फॉस्फेट का कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कहीं ना कहीं अपने सेकंड हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एसिडिफिकेशन होता है, अम्लीयकरण होता है। इसके बाद में आता है रॉक फॉस्फेट व पिसा हुआ तत्वीय गंधक के मिश्रण से तैयार उत्पाद क्या कहलाते हैं। अपन बात करते हैं रॉक फॉस्फेट और पिसा हुआ जो तत्वीय गंधक होता है उससे बना जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को क्या कहते हैं, तो बेटा उस मिश्रण को कहते हैं बायोसुपर। क्या कहते हैं बेटा, बायोसुपर कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जाती है, मतलब कि इसमें तो नहीं देना है। तो तंबाकू में नहीं देते हैं, चौला में, मक्का में या फिर गेहूं में, किसमें नहीं देते हैं, तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा तंबाकू में नहीं दी जाती है। किसमें नहीं दी जाती है, तंबाकू में कहीं ना कहीं एमओपी की सिफारिश नहीं की जाती है, म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने पास में आता है अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेट की मात्रा होती है 50% होती है, 54% होती है, 58% होती है, 62% होती है। अमोनियम मोलिब्डेट की मात्रा बात करते हैं तो इसमें मोलिब्डेट की मात्रा कितनी होती है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62। क्या हो जाएगा, 62% इसमें पाई जाती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। जो कंपोस्ट की खाद होती है उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है, तो आपको इसमें से जवाब देना है 1 से 2% होती है, 2 से 3 होती है, 3 से 4 होती है या फिर 4 से 5 होती है। अपन बात करते हैं अगर कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट में नाइट्रोजन 3 से 4% होती है। कितनी होती है बेटा, 3 से 4% क्या होती है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन होती है। अरे क्या होती है बेटा, 3 से 4% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन किस में होती है, कंपोस्ट में होती है। अरे किस में होती है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में आता है कौन सा पोषक तत्व कहीं ना कहीं पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा हरा रंग प्रदान करता है। पौधों को फास्फोरस करता है, कैल्शियम करता है, नाइट्रोजन करता है, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पोटेशियम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हरा रंग प्रदान करने के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है और इसकी कमी से पीलापन भी आ जाता है। इसके बाद में आता है रॉक फॉस्फेट उपयुक्त है कौन सी मृदाओं के लिए, ये कहीं ना कहीं लेटेराइटिक मृदाओं के लिए, कैल्सिकरिस मृदाओं के लिए, उदासीन मृदाओं के लिए, कार्बनिक मृदाओं के लिए। तो अपन बात करते हैं जो लेटेराइटिक सॉइल होती है, जो लेटेराइटिक सॉइल होती है, लेटेराइटिक सॉइल्स के लिए या मृदाओं के लिए क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। क्या उपयुक्त रहता है, रॉक फॉस्फेट। क्या रहता है बेटा, रॉक फॉस्फेट। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि किस उर्वरक के साथ में चूना नहीं मिलाया जाता है। ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसके साथ में चूना मिक्स करते ही नहीं है, तो इसका जवाब होगा अमोनियम सल्फेट होगा, या इसके साथ में सुपर फास्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा बेटा, किसके साथ में नहीं मिलाया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा कि अमोनियम सल्फेट के साथ में कभी भी चूना नहीं मिलाया जाता है। चूना किसके साथ में नहीं मिलाया जाता है, अमोनियम सल्फेट के साथ में, अमोनियम सल्फेट के साथ में नहीं मिलाते। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बेटा, 20.6% होती है। कितनी होती है, 20.6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राथमिक किण्वन एवं कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के उपरांत प्राप्त सीवेज क्या कहलाता है, प्राप्त सीवेज क्या कहलाता है। तो ये अपने क्या आते हैं, रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं। तो जो अपने को जो सीवेज प्राप्त होता है उस सीवेज को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लग। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज हो जाएगा। इसके बाद में आता है यूरिया संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यवर्ती उत्पाद आपको बताना है। मतलब बात करते हैं यूरिया संश्लेषण के दौरान जो मध्यवर्ती उत्पाद जो बनता है ना, उत्पाद बनता है, उसका नाम क्या है। तो बेटा उसका नाम बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि उसका क्या नाम होता है, कार्बामेल फास्फेट। क्या होता है, मतलब यूरिया संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, कार्बामेल, कार्बामेल फॉस्फेट क्या बनता है,
कार्बेमिल फॉस्फेट बनता है। यूरिया में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितने से लेकर कितना होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है यूरिया में 10:1 से लेकर कहीं ना कहीं 20:1 होता है। कितना होता है बेटा, 10:1 से लेकर कितना होता है, 20:1 होता है। इसके साथ में भारतीय मृदाओं में सबसे कम पाया जाता है, भारतीय मृदाओं में सबसे कम क्या पाया जाता है बेटा, जिंक पाया जाता है। अरे सबसे कम क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, जिंक पोषक तत्व भारतीय मृदाओं में सबसे कम पाया जाता है। इसके बाद में आता है यूरिया का दूरगामी प्रभाव क्या होता है, मतलब बात करते हैं यूरिया का जो दूरगामी प्रभाव है वो क्या होता है बेटा, एसिडिफिकेशन, ये अम्लीयकरण करता है। ये क्या करता है, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। एसिडिफिकेशन मतलब अम्लीयकरण करते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल मतलब मृदा को क्या कर देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। मृदा परीक्षण के परिणामों का प्रयोग विभिन्न फसलों में दिए जाने वाले रिक्त स्थान के लिए दिया जाता है। मतलब अपन जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं सोइल टेस्टिंग करते हैं। अरे सोइल टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि फर्टिलाइजर उर्वरक को क्या कर सके, रिकमेंड कर सके। तो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए किसके लिए आ जाएगा, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे मिक्सर शुड बी इन पीएच, मतलब बात करते हैं जो सूक्ष्म जो तत्व होते हैं उनके छिड़काव का जो घोल होता है उसका पीएच कितना होना चाहिए, मतलब कैसा पीएच होना चाहिए। तो बेटा पीएच हमेशा एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एसिडिक, अम्लीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है एन सर्वे एक प्रकार का किसका अवरोध करता है, एन सर्वे जो है वो कहीं ना कहीं किसका अवरोध करता है, तो वो कहीं ना कहीं अवरोध करता है बेटा नाइट्रिफिकेशन का। किसका करता है, नाइट्रिफिकेशन का क्या करता है, अवरोध करता है। इसके बाद में आता है उर्वरक नियंत्रण आदेश जो है वो दोबारा कब जारी किया गया था, वो दोबारा कहीं ना कहीं 2010 में जारी किया गया था। कब किया गया था बेटा, 2010 में क्या किया गया था, दोबारा पारित किया गया था। कंपोस्टिंग की बेंगलोर विधि का स्वभाव क्या है, मतलब ये एरोबिक है, एनारोबिक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ये क्या है बेटा, एरोबिक है। ये क्या है, कहीं ना कहीं एरोबिक है। क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा। तो इसका स्वभाव क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब आया था बेटा, ये 2010 में। कब आया था, 2010 में। और इसके साथ में एन सर्वे एक क्या है, नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। क्या है, अवरोधक है। कहीं ना कहीं नाइट्रिफिकेशन को क्या करता है, रोकता है। तो बेटा ये अपने क्या होता है, ये अपने कहीं ना कहीं आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में अपन ने कहीं ना कहीं जो कंप्लीट अपनी न्यू टाइप है वो देख ली है। और कहीं ना कहीं अपने सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का कंप्लीट अपने जो भी मटेरियल है वो हो चुका है। तो अपने सभी साथियों को इस क्लास को और बाकी की क्लासेस को प्ले लिस्ट को शेयर करना है, और इसके साथ में ही कैसा क्या आपके पेपर जा रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।